नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज बिहार के छपरा से दस्तक का ये स्पेशल एपिसोड, क्योंकि अभी एक दौर का चुनाव तो हो चुका है लेकिन दो दौर का मतदान बाकी है और इस बीच चुनावी जंग जबरदस्त तरीके से एक जुबानी घमासान में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए आश्रित है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम पर वो आगे बढ़ना चाह रही है। तीसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। किसका होगा बिहार? किसके सिर सजेगा बिहार का ताज? इस सवाल का 30% जवाब तो बिहार के लोगों ने बुधवार को दे दिया, लेकिन 70% जवाब 2 चरणों के चुनाव के बाद मिलेगा। वैसे इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरे तो तेजस्वी पर बेहद करारे प्रहार के साथ कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या? जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? पहले ज्ञाता था कि महंगाई खाई जात है, राजा लगे नहीं बाबा, अब का महंगाई भौजाई लगे बीजेपी के। बिहार में चुनावी जंग इतनी जबरदस्त हो गई है कि उसी हिसाब से वार पलटवार भी तेज हो गया। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा में थे, गुरुवार को तेजस्वी पहुंचे तो प्रधानमंत्री के जंगल राज वाली बात का जवाब दिया। मेरा अकेला हेलीकॉप्टर चल रहा है और मोदी जी मेरे हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगाए हुए हैं, लेकिन हम ठेठ बिहारी हैं। कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन असल लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की बन गई है। तेजस्वी ने सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को उठाया और उछाला वो है रोजगार का। वो हर रैली और सभा में जो एक बात कहना नहीं भूलते वो है 10 लाख नौकरियों का वादा। आज भी तेजस्वी ने उस बात को दोहराया। देखिएगा भाई, एकजुट रहना है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने फैसला लिया है मुख्यमंत्री बनते ही अगर मेरा पहला कलम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी। हालांकि तेजस्वी ने जब 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो पहले नीतीश ने उसे हल्के में उड़ाया, लेकिन बीजेपी ने भांप लिया कि रोजगार कितना अहम मुद्दा है। इसीलिए उसने 19 लाख रोजगार के अवसर को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया। नीतीश ने तो नौकरियों का वादा करने से हाथ खड़े कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हों या खुद मुख्यमंत्री, दोनों को लगता है कि तेजस्वी का वादा सिर्फ वादा रह जाएगा। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कार्य दोगे, सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। फिलहाल तेजस्वी का जोश हाई है। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को रिटायर हो जाने की सलाह दी। बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं के खलनायक नीतीश कुमार जी के सामने
नौकरी शब्द का नाम ले लो तो काटने को दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। सब लोग जानते रहो कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? आज चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों के अपने अपने दांव स्पष्ट हैं। एनडीए के पास नीतीश का चेहरा और प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, तो महागठबंधन के पास तेजस्वी की युवा छवि है जो रोजगार की बात करता है। एनडीए डबल इंजन की सरकार पर जोर देती है, तो महागठबंधन गरीब गुरबों की सरकार बनाने का दम भरता है। एनडीए में बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात करती है, तो महागठबंधन में आरजेडी 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करती है। बुधवार को पहले चरण के चुनाव के बाद अब सारी पार्टियों ने दूसरे चरण के लिए ताकत झोंक दी है। जनता को देखना है कि किस वादे में कितना दम है। आज तक ब्यूरो। तो बिहार के चुनाव में चुनावी घमासान जुबानी जंग के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी सुशासन कुशासन मुद्दा होता है, कभी बेरोजगारी रोजगार, कभी पाकिस्तान कश्मीर अनुच्छेद 370, हर कुछ मुद्दा बनकर सामने आया। लेकिन अब मुंगेर की घटना के बाद नए सिरे से राजनीतिक विमर्श आगे बढ़ रहा है। दुर्गा विसर्जन के दिन हुई घटना के बाद जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि 18 साल के अनुराग पोद्दार की उसमें मौत हो गई थी। हालांकि अब चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम को हटा दिया है। मुंगेर में विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन मुंगेर में लगी इस आग पर सियासत की रोटियां आगे भी सेकी जा सकती हैं। धार्मिक आस्था से निकली आक्रोश की इन लपटों और गुस्से के गुबार से आसमान भर गया। पुलिस प्रशासन की सुस्ती ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया। पूरब सराय पुलिस थाने में आग लगा दी गई। एसपी ऑफिस पर हमला हुआ। विजयादशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जो बवाल मचा और जिसमें हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, उसकी चिंगारी दबी नहीं, बल्कि 72 घंटे के भीतर वो विकराल आग में तब्दील हो गई। लोगों का गुस्सा इतना खौल रहा था कि पुलिस वाले भी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगे। हालात इतने बिगड़े कि डीआईजी मनु महाराज ने पूरे दलबल के साथ कमान संभाली ताकि माहौल शांत कराया जा सके। 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आकलन करेंगे, कुछ भी है। ठीक है सर। फिर ऊपर दर्जे पर कोई कार्रवाई सर? ऊपर दर्जे पर कोई कार्रवाई निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो नाराज लोग थे उन्होंने आज कई पुलिस स्टेशनों को जो है उसमें आग लगा दिया, और उसके बाद एसपी जो है मुंगेर की लिपि सिंह, उनके कार्यालय में घुसकर काफी तोड़फोड़ की। जो एसडीओ है उनके आवास में भी उन लोगों ने तोड़फोड़ की है, और दिन भर जो है आज वहां पर काफी टेंशन का माहौल रहा, तनाव की स्थिति बनी हुई रही। मुंगेर में चुनाव तो पहले चरण में पूरा हो गया, लेकिन उस फसाद पर इस आग से पहले सियासी आग लग गई। समूचे विपक्ष ने एक सुर से मुंगेर कांड की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर दी और जिला पुलिस को जनरल डायर बता दिया।
इतने बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? तो ये बात तो सत्ता में बैठे हुक्मरान जो हैं उनको बताना चाहिए। वही रॉलेट एक्ट यहाँ पर पूरे बिहार में लगा हुआ है कि कोई अपनी धार्मिक भावना को भी, जैसे जब कभी भी दुर्गा पूजा होती है, लोग भसान करने के लिए जाते हैं, उसमें आप उनको नहीं जाने दे रहे हैं। उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, छोटा बच्चा मर गया, उसके माँ का दर्द इनको क्या पता। मुंगेर की इस हिंसा पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया। मुंगेर के डीएम और एसपी हटा दिए गए, उनकी जगह नए एसपी और डीएम आ गए। इस बीच चुनाव आयोग ने मगध रेंज के डिविजनल कमिश्नर को अगले 7 दिन में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देने को कहा है। जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की गई जाँच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना है एकदम से अपरिपक्व होगा। बिहार के चुनाव वास्तव में असल मुद्दे पर हो रहे थे, लेकिन जिस तरह मुंगेर कांड को धार्मिक अस्मिता से जोड़ा जा रहा है, उससे सवाल उठता है कि क्या नौकरियों और रोजगार के सवाल पर यह मुद्दा भारी पड़ेगा? क्या कोरोना काल में विस्थापितों का दर्द इस भावनात्मक मुद्दे की गूंज में दब जाएगा? क्या सुशासन का सवाल मुंगेर कांड की आड़ में नहीं पूछा जाएगा? बिहार की चुनावी राजनीति सुशासन के सवाल से नौकरियों के वादे और वादे से लेकर जंगल राज के युवराज तक पहुंच गई। अब आरजेडी जेडीयू को जंगल राज की याद दिला रही है और उनके सुर में सुर मिला रही है चिराग की पार्टी एलजेपी। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो इमेजिन के बाहर है, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, लेकिन जो देखा उसके मैंने कहा कि रियल लाइफ में फेल और रियल लाइफ में फेल, तो प्रूव हो गया कि ये तेजस्वी के बी टीम है। अब कुछ कहना है क्या इसमें? उसी को मदद करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। मुंगेर में लगी आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इस आग में छिपी वोट की सियासत अभी सुलगती रहेगी, क्योंकि 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। गोविंद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुंगेर, आज तक। बिहार के चुनावों से ये विशेष पेशकश आज आप छपरा से देख रहे हैं, लेकिन अब आइए आपको बिहार से सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 7 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, जब दूसरे दौर का मतदान बिहार में होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा चुनाव भी यूपी में उतने ही दिलचस्प हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से मायावती इतनी गुस्साई हुई हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार है। हमारे साथियों, जिनके लिए आप पार्टी बिछाए थे, वो सभी लोग हम लोग के बीच में हद तक पहुंच चुके। 2019 की ये दोस्ती 2020 में दुश्मनी में बदल गई। लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश की जोड़ी बनी जरूर, लेकिन दौड़ी नहीं और चुनाव हारी तो टूट गई। वो टूटन इस हद तक बढ़ गई है कि मायावती अगले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को भी वोट दे सकती है। अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। कहते हैं राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मेरे मुलायम कांशीराम हवा हो गए, जय श्री राम। 1993 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के कांसीराम से गठबंधन किया था, जिसने यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता की उम्मीदों को धूल में मिला दिया। लेकिन जब बीएसपी ने 1995 में मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया, तो लखनऊ में गेस्ट हाउस में मायावती के साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन 24 साल बाद पिछले साल अखिलेश और माया फिर एक हुए, तो मायावती ने गेस्ट हाउस केस को वापस ले लिया। आज सियासी पाला बदला तो मायावती को इसका बड़ा अफसोस है। वैसे तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में बुरे नतीजे के बाद ही एसपी बीएसपी का रास्ता अलग हो गया था,
लेकिन यूपी में 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव ने रिश्ते को और खराब कर दिया। बीजेपी के पास 395 की विधानसभा में 306 विधायक हैं। इनमें बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए 288 वोट चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 48 विधायक हैं और उसने एक उम्मीदवार रामगोपाल यादव को उतारा है, जिनको जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। बीएसपी के पास 18 विधायक हैं और उसने रामजी गौतम को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अतिरिक्त 18 विधायक चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि मायावती को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कारोबारी प्रकाश बजाज ने पर्चा भर दिया, जिनको समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने प्रस्ताव दिया और बीएसपी के 5 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो जाने से मायावती के उम्मीदवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो एसपी और विपक्ष को राहत की सांस नहीं लेने देंगी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में एक कैंडिडेट को लेकर दोनों में दुश्मनी उपजी है और जिस तरीके से मायावती ने साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी मंजूर है, समाजवादी पार्टी नहीं, एक दुश्मनी की नई इबारत दोनों के बीच साफ देखी जा सकती है। राज्यसभा के 10 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के लिए भी 3 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। उनमें सबसे अहम बांगरमऊ सीट है, जहां गैंगरेप मामले में घिरे बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनका फैक्टर है, उसका पार्टी को लाभ उठाना चाहिए। मैं आपके सामने हूँ। तो वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनका फैक्टर काम कर रहा है मतदाताओं पर। आपको उनके प्रति सहानुभूति मतदाताओं में है। अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ते तो निश्चित जीतते। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को उतारा है, जो पुरानी विरासत का हवाला देकर जीत की आस बंधाए बैठी हैं। बांगरमऊ के अलावा देखें तो लोगों की नजर जौनपुर के मलहनी सीट पर भी है, जहां निर्दलीय विधायक के रूप में बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय ही 2002 में यहां से जीत चुके हैं। देवरिया सीट की खासियत यह है कि वहां बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगाया है, क्योंकि वहां करीब 50,000 ब्राह्मण वोट हैं। अमरोहा के नौगांवा सीट से योगी सरकार में मंत्री रहे और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान किस्मत आजमा रही हैं। इनके अलावा बुलंदशहर सदर, कानपुर के घाटमपुर और फिरोजाबाद की टुंडला सीट के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर जीत से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बैठेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आइए बिहार और यूपी के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को जब दूसरे दौर का मतदान बिहार में होगा, यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा, तो यहाँ एमपी में भी 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस बार हर किसी की किस्मत दांव पर है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी या नहीं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तो ताक पर है साख ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की सरकार की तकदीर तय कर सकते हैं। शिवराज अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और कांग्रेस उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस चक्कर में भाषा की मर्यादाएं भी टूटती चली गई। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश ने देखा है। इसके जवाब में इमरती देवी मंच से ही फूट फूट कर रोई थी कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको के रूप में देखना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने से खाली हुई हैं। 3 सीटें कांग्रेस के विधायकों की मौत होने से हुई। इनमें भी ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। ये सीटें ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए सिंधिया इसे कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई न मानकर अपनी लड़ाई मान रहे हैं।
ये चुनाव मनसुख सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। ये आपको समझना है। ये चुनाव मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली 28 सीटों के नतीजे शिवराज से लेकर कमलनाथ तक के लिए आर पार की लड़ाई का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा 230 सदस्यों की है। इनमें से 29 सीटें खाली हैं, यानी अभी सदन 201 सदस्यों की है। इनमें 106 सदस्यों के साथ बीजेपी बहुमत में है। वहीं अपने 28 सदस्यों के हटने से कांग्रेस 114 से घटकर 86 पर आ गई है। 28 सीटों पर चुनाव के बाद सदन 229 सदस्यों की हो जाएगी। इनमें बहुमत के लिए 115 सदस्य चाहिए। अगर बीजेपी 28 में से 9 सीटें भी जीत जाती है तो शिवराज का राज कायम रहेगा। मध्य प्रदेश में सत्ता की राजनीति 2018 के दिसंबर महीने से ही डगमगा रही है। कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन सिंधिया पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तो इसकी कीमत पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की बलि ले ली। अब नतीजे बताएंगे कि उनके साथ गए विधायकों पर लोगों की क्या राय है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। बिहार में ये चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और हर खबर आप तक पहुंचाएंगे बिहार के छपरा से। आज देख रहे थे आप दस्तक, देखते रहिए आज तक।